एक ऐसा फॉर्मूला है जो बता सकता है कि कोई देश कितना अमीर है, कोई स्टेट कितना तरक्की कर रहा है और क्यों कुछ लोग गरीब से गरीब होते चले जाते हैं। आज हम इसी चैप्टर में इन सब चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। तो हे एवरीवन, मैं हूँ साहिल दीवान, एक ही सीजन आप देख रहे हैं मैट्रिक इंग्लिश मीडियम बिहार का और यूट्यूब का फर्स्ट यूट्यूब चैनल जो कम्प्लीटली बेस्ड है बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। तो अगर आप भी हैं बिहार बोर्ड मीडियम है इंग्लिश तो ये चैनल आपके लिए स्पेशल बनाया गया। तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि ये चैनल आगे जाकर आपको बहुत हेल्प करेगा। सिर्फ 10th में नहीं, 9 से लेकर 12 तक अब हेल्प करने के लिए आप सबके लिए रेडी है। ओके, कोई भी दिक्कत हो इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं अगर आप कोई अदर क्लास के स्टूडेंट देख रहे हो तो, या कोई भी प्रॉब्लम है इस 10 से रिलेटेड कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करें चैप्टर नंबर 2। बहुत छोटा सा चैप्टर है, ठीक है, कुछ ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, छोटे छोटे पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखना है। लेकिन चैप्टर नंबर 1 वो इंपॉर्टेंट था, वहाँ से सब्जेक्टिव ज़्यादा फॉर्म होते हैं। यहाँ से कुछ ही पॉइंट्स है जहाँ से आपको सब्जेक्टिव याद रखना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव तो हर चैप्टर से आएंगे। इसके अलग से चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव कराए जाएंगे। लेकिन जो हम लोग का पॉकेट बैच है ऑलरेडी, सॉरी पॉकेट बैच बोल रहे हैं, नाम याद हो गया है। पिछले सेशन हम लोग पॉकेट बैच था, इस सेशन हमारा क्रैकर बैच, फटाफट से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। क्रैकर बैच में आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएगा, क्लास नोट्स इस पर मैसेज कीजिएगा, अपना नेम अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम, ठीक है, सिर्फ अभी भी 399 में मिल जाएगा ये सारी चीज़ें क्रैकर बैच में। क्रैकर बैच में ऑलरेडी नोट्स अपलोड हो गया है कल का, आप जा करके चैप्टर पढ़ लिया आपने, जा करके एक्सेस जो पूरा SCERT बेस्ड DPP रेडी है अच्छे तरीके से, हर चैप्टर के 100 MCQ क्वेश्चन रेडी है विद सॉल्यूशन, आप जाकर के वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको बुक पढ़ना है कि हाँ एक बार हम भी बुक भी पढ़ना चाहेंगे तो बुक पढ़ लीजिएगा, PDF ऑलरेडी वहाँ पे दिया गया है। साथ में जाइएगा, हमको एक्सरसाइज क्वेश्चन एक बार देखना है तो वहाँ पे भी आप जाकर देख सकते हैं। उसके बाद एक फाइल यहाँ पे और ऐड होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूरे इकोनॉमिक्स कंप्लीट करने के बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीट दे देंगे, बस उतना आपको एग्जाम तक में रिवीजन करना है, उससे आपका पूरा चैप्टर भी रिवीजन हो जाएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिवीजन भी हो जाएगा। वो सारी चीज़ें टाइम टू टाइम इस एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। बैच ले लेना, ऑलरेडी स्टूडेंट जुड़ रहे हैं धीरे धीरे, अभी टाइम लगेगा और भी स्टूडेंट ज्वाइन करने में। फिर उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस सेशन भी करेंगे, बहुत सारी चीज़ें कराएंगे, साइंस होगा, मैथ्स होंगे एंड SST। चलो स्टार्ट करें, हमारा सेकेंड चैप्टर बहुत 30 से 35 मिनट में लगेगा कंप्लीट करने। देन हम लोग चैप्टर नंबर 3 करेंगे, इसी तरीके से सारे सब्जेक्ट को कर लेंगे। स्टार्ट करें। इसके भी नोट्स आपको वहाँ पे अपलोडेड मिल जाएंगे क्लासरूम में, ठीक है। ओके, सुबह तक मॉर्निंग तक अपलोड हो जाएगा। चैप्टर 2 SCERT स्टेट एंड नेशनल इनकम, बिहार बोर्ड में SCERT चलता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, उसी के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें होगा। अगर बुक नहीं मिला मिलेगा भी नहीं, ये नोट्स काफ़ी होंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है इनकम, याद रख लीजिए इनकम, ये आपका डेफिनेशन 2 नंबर में आता है, जहाँ डेफिनेशन होगा बता देंगे, ठीक है। इनकम, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इनकम? इनकम से आप क्या समझते हैं? द रिम्यूनरेशन विच अ पर्सन गेट फॉर एनी टाइप ऑफ फिजिकल एंड मेंटल वर्क इज नॉन एज इनकम ऑफ अ पर्सन। इनकम मे बी इन टर्म ऑफ मनी और गुड्स, यानी इनकम वो रिवार्ड्स हैं या पेमेंट्स हैं जो किसी इंसान को फिजिकल वर्क यानी शारीरिक काम या फिर मेंटल वर्क यानी दिमाग का काम के बदले उसको कुछ रिवॉर्ड्स मिलता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनकम बोलते हैं। इनकम पैसे के भी फॉर्म में हो सकता है या फिर सामान के भी फॉर्म में हो सकता है। काम कर लो तुमको कुछ सामान दे देंगे, ये काम कर लो तुमको कुछ पैसे दे देंगे, है ना। आप वीडियो बना लीजिए, आपके वीडियोज़ को लाइक कर देंगे, ये भी एक टाइप का क्या हुआ? सोर्स ऑफ इनकम ही हुआ, है ना। चाहे अभी यूट्यूब हमें पैसा दे रहा हो नहीं दे रहा हो, इन फ्यूचर कभी ना कभी देगा, है ना। ये क्या हो गया? एक टाइप ऑफ इनकम हो गया, ठीक है। ओके, और जो भी प्रॉपर्टी अर्न करता है सभी पर्सन, ठीक है, सोसाइटी में अपने हार्ड वर्क के थ्रू, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इनकम। या तो कभी कभी वो किसके फॉर्म में मिलता है, या तो पैसे के फॉर्म में या फिर गुड्स के फॉर्म में। छोटे से डेफिनेशन, बस इतना याद कर लेना, 2 नंबर के लिए काफ़ी देगा। अब आते हैं बिहार के इनकम के बारे में, और यहाँ से चीज़ें, चाहे वो आप बिहार के 10th एग्ज़ाम दीजिएगा, BPSC दीजिएगा, बहुत सारी जगह में बिहार कॉम्पिटेटिव में बहुत जगह हेल्प करता है। देखो तुम्हें ऑलरेडी मालूम है कि बिहार जो है वन ऑफ द मोस्ट पुअर एंड बैकवर्ड स्टेट इंडिया का, ठीक है। ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है, ठीक है, प्राउड वाला बात तो नहीं है, ठीक है, लेकिन खैर ज़रूर हम लोग योगदान देंगे, इसको आगे से आगे लेके जाएंगे। एज प्लानिंग कमीशन, फटाफट से कमेंट कर दो प्लानिंग कमीशन कब बना था, कल बताया था। देखो जो चीज़ पूछ रहे हैं उसका आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिया करो, ठीक है। प्लानिंग कमीशन डाटा 2009 के अकॉर्डिंग की बात करें, 41.4% बिहार पॉपुलेशन लिव
बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी BPL। अब बताओ कि बिलो पॉवर्टी लाइन है ना, उसके कितने कैलोरीज थे, ठीक है, रूरल एरिया में। अर्बन के कितने थे, रूरल के कितने थे, फटाफट से ये भी क्वेश्चन बता दो, ठीक है। ओके, बिहार रैंक अमॉन्ग द पुअरेस्ट स्टेट आफ्टर उड़ीसा, ठीक है। ओके, पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा लो है। क्यों लो है? क्योंकि सेविंग नहीं है, ठीक है। क्यों सेविंग नहीं है? कैपिटल फॉर्मेशन ही नहीं है। कैपिटल फॉर्मेशन नहीं होगा तो इन्वेस्टमेंट भी लेस होगा, फिर वापस से धीरे धीरे चलते आएगा। मतलब ओवरऑल सब जगह लो ही हो रहा है, सेविंग नहीं हो पा रहा है, कैपिटल फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है, कोई इन्वेस्ट कर नहीं रहा है ना। तो ये सारी चीज़ें, इसीलिए इनकम भी क्या है बिहार का, पर कैपिटा इनकम बोले तो लो है, ठीक है। इसमें से याद क्या रखोगे, आगे इसमें से कुछ याद नहीं रखना, बस छोटे छोटे पॉइंट से याद रखिएगा। ये यहाँ से स्टार्ट होता है। इसके अलावा जैसे गोवा, दिल्ली जो है हाई पर कैपिटा इनकम है। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव बोलेगा, पूछेगा बिहार बोर्ड कि लोएस्ट पर कैपिटा इनकम, तो ऑप्शन में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड बिहार ऑप्शन में रहेगा, ठीक है। लोएस्ट पर कैपिटा इनकम अगर स्टेट वाइज पूछे तब ध्यान देना, तब क्या हो जाएगा बिहार। अगर तुमसे पूछेगा हाईएस्ट तो गोवा एंड सेकंड में आपका दिल्ली, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। ओके, क्यों? यहाँ पे हायर सेविंग होता है, हायर कैपिटल फॉर्मेशन होता है और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है, इसलिए ये क्या है, पर कैपिटा इनकम यहाँ पे हाई है, बिहार में लो है, ठीक है। एक स्टेटमेंट दिया था इनके बारे में, स्टेटमेंट के बारे में बहुत बार पूछता है, क्या? विसियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में आई थिंक रिसेंट के एग्जाम में, मतलब लगभग 23-24 के बाद इसके बारे में एक बार पूछा गया था, ठीक है। इनका नाम याद रखिएगा, रेगनार्ड नस्क, ठीक है। इन्होंने एक थ्योरी दिया जिसका नाम था विसियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, ठीक है। ओके, अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है कि विसियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी बेसिकली किसने दिया था, तो ऑप्शन में रहेगा। एक तो आपसे पूछेगा कि पॉवर्टी लाइक अ कैंसर किसने कहा था, ठीक है, किसने बोला था, वो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपसे पूछेगा कि विसियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी किसने कौन थ्योरी दिया था, ठीक है। ओके, याद रखिएगा कौन, रेगनार्ड नस्क, इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, बिहार इज द विक्टिम ऑफ द विसियस सर्कल, ठीक है, विसियस साइकिल, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा कि बिहार इसका क्या है, विक्टिम है। क्योंकि देखो क्या होता है, जैसे उन्होंने क्या कहा था कि गरीब ही गरीब को जन्म देता है, गरीब एक कैंसर टाइप होता है, छोटा सा होगा फिर धीरे 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 आगे जा करके पूरा फैल जाएगा। तो उसी तरीके से इन्होंने कहा, ठीक है। उन्होंने बोला कि पुअर पीपल आखिर पुअर क्यों है, क्योंकि उसके पास एजुकेशन नहीं है ना। इनकम, पहला तो इनकम नहीं है, इनकम नहीं होगा तो एजुकेशन नहीं दे पाएगा, नॉलेज नहीं दे पाएगा, है ना। और बर्थ रेट बहुत हाई है ना, पुअर फैमिलीज, ठीक है, अमंग पुअर फैमिलीज में बर्थ रेट बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है। जिससे क्या होता है बेसिकली, जो जनरेशनल पॉवर्टी वो पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ते जाता है, ठीक है। इसीलिए क्या बोला गया, इन्होंने क्या थ्योरी दिया, विसियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, या विसियस साइकिल बोल दे, सर्कल बोल दे, बात बराबर है, ठीक है। ओके, इन्होंने बोला पॉवर्टी गिव्स टू मोर पॉवर्टी, पॉवर्टी गिव बर्थ, यहाँ पे एक ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे बोल देगा कि पॉवर्टी गिव बर्थ टू मोर पॉवर्टी, बेसिकली किसका साइकिल है, आपका ये रेगनार्ड नस्क, ठीक है। ओके, लेकिन बिहार में बस इतना पूछेगा कि विसियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी किसने, ये थ्योरी किसने दिया था, बस इतना पूछेगा, ठीक है। अब आते हैं कुछ स्टेट वाइज, यहाँ से कुछ ऑब्जेक्टिव्स के पॉइंट्स हैं। ये डाटा तुम याद ना रखो, उतना दिक्कत की बात नहीं, लेकिन कुछ पॉइंट से याद रखना। अगर तुमसे पूछे कि हाईएस्ट पर कैपिटा ऑफ इनकम स्टेट वाइज की बात करें, सिर्फ स्टेट, तो गोवा। अगर तुमसे पूछे यूनियन टेरिटरी एंड स्टेट, याद रखना अमंग ऑल यूनियन टेरिटरी एंड स्टेट। देखो क्या होता है, अगर तुम PYQ वगैरह या फिर मॉडल पेपर कोई भी पब्लिकेशन को उठा लो, तो उसमें एक चीज़ है, अगर नॉर्मली या बिहार बोर्ड के कहीं भी कोई भी स्टूडेंट को उठा के पूछ दो कि हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम, गोवा रटा हुआ था, है ना। लेकिन अगर क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करना चाहा कि यूनियन टेरिटरी एंड स्टेट में सबसे हाईएस्ट कौन है, तो याद रखना चंडीगढ़, इंपॉर्टेंट है, अभी तक पूछा नहीं है, लेकिन अगर फंसाना चाहा तो ये चीज़ सेट करेगा, ठीक है। ओके, आपका अगर स्टेट वाइज नॉर्मली स्टेट बोले 28 स्टेट में, तो गोवा, सेकंड में आपका दिल्ली आ जाएगा, ठीक है। ओके, हरियाणा रैंक थर्ड, ठीक, इस तरीके से आप चीज़ों को याद रख सकते हो, ठीक। ओके, लेकिन इतना ही गोवा का जनरली पूछता है। अब आ जाओ बिहार की बात करें, तो बिहार में पर कैपिटा इनकम कितना था, 2006 के अकॉर्डिंग की बात करें 6,610, ठीक है। ओके, फिर 2008 2009 में 25,494। डाटा याद नहीं रखो, कोई दिक्कत की बात नहीं, बस लिख दिया जानने के लिए कितना था कितना ही, बस तुम इतना याद रखना। यहाँ से बिहार में 38 जिले हैं, 38 में से हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम किसका है, पटना, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम बिहार के डिस्ट्रिक्ट में बात करेगा, नॉर्मली बिहार का कम है, लेकिन बिहार में सबसे हाईएस्ट किसका है, पटना,
ठीक है, ओके। देन पटना के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ोगे। पटना के बारे में बहुत सारे लिटरली क्वेश्चन आते हैं। किस नदी के किनारे बसा हुआ है? पटना का नाम, पुराना नाम क्या है? पटना में क्या है? ये गोल घर है ना, क्यों बनाया गया था? ये सारी चीज़ें आएगा, टेंशन मतलब। और लोएस्ट पर कैपिटा इनकम ऑफ क्या बिहार डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो शिवहर। ठीक है, ये 2 पॉइंट बुलेट पॉइंट, बस ये 2 पॉइंट को आप याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ से सब्जेक्टिव के कोई अभी तक चांसेस नहीं, सिर्फ एक इनकम का डेफिनेशन आप याद रखें। बाकी ये जो पॉइंट्स है छोटे छोटे, आप इसको ऑब्जेक्टिव के पॉइंट में, आपको जो मैंने कॉपी बनाने बोला छोटा सा नोटबुक, उसको बस लिख लीजिएगा। पहला, गोवा हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम स्टेट की बात करें, और अमॉन्ग स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी तो आपका छत्तीसगढ़। ठीक है, ओके, सॉरी चंडीगढ़ है ना, ओके। फिर बिहार का हाईएस्ट पटना, लोएस्ट शिवहर। इतना याद रहेगा, हो जाएगा। 4 ही पॉइंट आपको याद रखना था। अब आते हैं नेशनल इनकम। ठीक है, ऑलरेडी पहले वाले चैप्टर में हम लोग नेशनल इनकम डेफिनेशन पढ़े थे, सेम वही चीज़ है यहाँ पे भी आपका नेशनल इनकम का क्या आ गया, डेफिनेशन आ गया। नेशनल इनकम क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। टोटल मॉनिटरी वैल्यू ऑफ ऑल मटेरियल, ठीक है, ओके, विच कैन बी मेजर्ड इन अ टर्म ऑफ वैल्यू। ठीक है, एंड इमटेरियल दोज जिसको सर्विस विच इंक्रीज रिसोर्सेज इनडायरेक्टली, थिंग्स प्रोड्यूस विद इन हेल्प ऑफ अवेलेबल लेबर, कैपिटल एंड नेचुरल रिसोर्सेज नोन एज नेशनल इनकम। यानी एक साल में देश के अंदर जितने भी गुड्स यानी सामान वगैरह, सर्विसेज वगैरह प्रोड्यूस होते हैं, उनके टोटल मॉनेटरी वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं, नेशनल इनकम कहते हैं। ठीक है, जैसे एक साल में कार प्रोड्यूस हुआ, फोन्स, व्हील्स, एजुकेशन सर्विसेज, तो इन सब के टोटल वैल्यूज़ को हम लोग क्या बोलेंगे, नेशनल इनकम बोलेंगे। ठीक है, ओके। अब यहाँ जाओ, कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट वाइज बोले थे ना कि स्टेटमेंट वाइज कुछ क्वेश्चंस पूछना है, तो यहाँ से पूछना है। जैसे तभी कुछ अंकल्स लोगों ने क्या किया था, इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का डेफिनेशन दिया था। यहाँ भी कुछ अंकल आएंगे, इन्होंने बेसिकली नेशनल इनकम अपने अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को बताया कि नेशनल इनकम का डेफिनेशन क्या होना चाहिए। ये तो जनरल डेफिनेशन हो गया, बट इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग उन्होंने कुछ अपना अपना डेफिनेशन दिया कि नहीं, नेशनल इनकम का डेफिनेशन ये होना चाहिए। सबसे पहले, और इनका थोड़ा सा ज़्यादा फेमस है, मार्शल। ठीक है, मार्शल याद रखें, अल्फ्रेड मार्शल। इन्होंने बोला द लेबर capital of a country acting on the natural resources produce annually a certain net aggregate of commodities, material, immaterial, including all services of kinds. This is called national income. क्या कहना चाह रहे हैं? इनका कहना था, यानी मार्शल का क्या कहना था, जो हमारा लेबर है, ठीक है, क्या है, लेबर प्लस कैपिटल प्लस आपका एनआर लिख देते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, मिलकर जो गुड्स और सर्विसेज एक साल में प्रोड्यूस करते हैं, उनके टोटल वैल्यू को हम लोग नेशनल इनकम कहेंगे। यानी इस तरीके से लेबर प्लस कैपिटल प्लस आपका नेचुरल रिसोर्सेज मिलकर जो गुड्स और सर्विसेज एक साल में बनाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नेशनल इनकम बोलेंगे। किसके अकॉर्डिंग, ये आपके मार्शल के अकॉर्डिंग। ठीक है, ओके, याद रखिएगा, मार्शल लेबर, कैपिटल एंड आपका क्या बोला था, नेचुरल रिसोर्स, इन 3 चीज़ों को कंसिडर किया था। ठीक है, ओके। बेसिकली नेशनल इनकम इंक्लूड ऑल गुड्स सर्विसेज जो किसके यूज़ करके, लेबर यूज़ करके, कैपिटल यूज़ करके और नेचुरल रिसोर्स करके एक साल में पैदा करें, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नेशनल इनकम। किन के अकॉर्डिंग, मार्शल के अकॉर्डिंग। समझ में आ गया? हाँ, इन्होंने लेबर, कैपिटल और नेचुरल रिसोर्सेज का पूरा मिल करके जो प्रोड्यूस किया पूरे एक साल में, उसको बोलेंगे नेशनल इनकम। इन्होंने डेफिनेशन दिया। ठीक है, ओके। अब आते हैं हम लोग पिको। ये भी इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में भी स्टेटमेंट पूछता है। इन्होंने बोला कि नहीं, हम अपने तरीके से करेंगे। ठीक है, ओके। इन्होंने बोला कि नेशनल डिवाइडेड इज दैट पार्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव इनकम ऑफ द कम्युनिटी इंक्लूडिंग ऑफ कोर्स इनकम डिराइव फ्रॉम द अबोर्ड विच कैन बी मेजर्ड इन मनी। क्या बोलना चाह रहे हैं, बता रहे। जैसे मार्शल ने क्या बोला कि देश के अंदर जितने भी चीज़ें हैं, लेबर हो गया, कैपिटल हो गया और जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज, उनको मिला करके जो हम लोग साल भर में पैदा किए, प्रोड्यूस किया, उसको बोलेंगे नेशनल इनकम। लेकिन उन्होंने, पिगू ने बोला कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा इसमें हम इस तरीके से बोलेंगे कि नेशनल इनकम वो इनकम भी इंक्लूड होगा जो फॉरेन कंट्रीज से अर्न हो गई हो। ठीक है, जैसे कोई घर का आदमी बाहर रहता हो, दुबई वगैरह में रहता हो, कहीं रहता हो, तो वो भी तो अपना इनकम घर भेज रहा है, घर पे भेज रहा है, तो उनके भी इनकम को हम लोग नेशनल इनकम में ये करेंगे, सम करेंगे। समझ में आ रहा है, इंक्लूड करेंगे, है ना। तो ये उनकिन का डेफिनेशन था बेसिकली आपका पिगू का। मैंने इन्होंने बोला कि भाई साहब कि जो बाहर जो लोग रह रहे हैं, वो लोग भी तो अपना घर में पैसा सेंड कर रहा है, तो उनको भी हम लोग इंक्लूड करेंगे किस में, नेशनल इनकम में। क्लियर? बिल्कुल
ठीक है, ओके, जो पैसा बेसिकली बाहर से आया उसको भी हम लोग नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे, ये पिंकू का कहना था। ठीक, ओके, कोई इशू, कोई दिक्कत नहीं, इतना तो याद रहेगा। हाँ, उन्होंने मार्शल ने क्या बोला फटाफट से, लेबर कैपिटल और नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, ओके, कंट्री में होगा, ठीक है, फिर मटेरियल बनेगा, ठीक है, जितना प्रोड्यूस होगा साल भर में उसी को बोलेंगे नेशनल इनकम। लेकिन इन्होंने बोला कि नहीं, जो बाहर से भी आता है जो पैसे, उनको भी इंक्लूड करेंगे हम लोग नेशनल इनकम में, ठीक है। फिर एक आए फिशर, उन्होंने क्या बोला, अपना डेफिनेशन दिया, द ट्रू नेशनल इनकम इज द पार्ट ऑफ एनुअल नेट प्रोड्यूस विच डायरेक्टली कंज्यूम ड्यूरिंग दैट ईयर। फिशर का ये कहना था कि सिर्फ वही प्रोडक्शन नेशनल इनकम होगा जो एनुअली कंज्यूम हो गई हो। जैसे फॉर एग्जांपल 1000 या 100 kg, सिंपल सा 100 kg वेट बेसिकली प्रोड्यूस हुआ, लेकिन उसमें से 80% कंज्यूम हुआ, जो 80% कंज्यूम हुआ उसको बोलेगा, मतलब जितना कंज्यूम हुआ रियली में उसको उन्होंने बोला कि ये तुम्हारा नेशनल इनकम है, ठीक है, ओके, ये किन के अकॉर्डिंग, फिशर के अकॉर्डिंग, ठीक, ओके। तो ये बेसिकली उनका डायरेक्ट ये बुक में ही स्टेटमेंट था, बिहार बोर्ड डायरेक्ट बुक से स्टेटमेंट डाल देता है, इसलिए मैंने यूज़ किया, अदरवाइज तुमको मैंने समझा दिया। अगर सिंपल सा तुमको याद रखना है, लेबर कैपिटल और नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल हो रहा है मतलब मार्शल, अगर फॉरेन लोग आ रहे हैं तो मतलब पिगू, ठीक है। अगर बोला कि नहीं नहीं, जितना नेट प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, जितना डायरेक्टली कंज्यूम हो रहा है उसको बोलेंगे फिशर, ठीक है। तीनों का डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर है, मतलब अगर पहचानने बोलोगे तो पहचान जाओगे। हाँ, आ जाओ आगे। और एक महान साहब आए, इन्होंने तो फॉर्मूला ही दे दिया, और ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार बोर्ड में अगर तुम 10 बार में से 7 बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है। फॉर्मूला दे देगा कि ये क्या डिनोट करता है, वो क्या डिनोट करता है, ठीक है, और तुम लोग कहाँ फंसोगे वो भी बता देंगे। इनका नाम था J.M. किन्स। नेशनल इनकम इज अ सम ऑफ टोटल कंजप्शन एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग मेड ड्यूरिंग अ ईयर। इन्होंने फॉर्मूला दिया Y=C+I, ठीक है, सी से कॉकरोच जनता पार्टी नहीं। यहाँ पे देखो Y से क्या डिनोट किया, नेशनल इनकम, C से क्या किया, कंजप्शन, और I से बेसिकली इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ओके। और ऑप्शन में तुमको एक देगा I डिनोट इंटरेस्ट, ठीक है, लेकिन याद रखना, ध्यान देना, यहाँ पे चीज़ें बता रहे हैं। ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में तुमको क्या बोलेगा कि Y, तुमको मालूम है Y=C+I, क्वेश्चन दे दिया, बोलेगा यहाँ पे Y क्या डिनोट कर रहा है, तो Y नेशनल इनकम, C क्या डिनोट कर रहा है, कंजप्शन, I क्या डिनोट कर रहा है, इन्वेस्टमेंट, नॉट इंटरेस्ट। ऑप्शन में पहला ही तुमको दिखा रहेगा इंटरेस्ट, तो बोला I से इंटरेस्ट होता है, टिक करके आ गया, है ना, तुक्का मारने के चक्कर में मत रहना, ठीक है। इन्होंने कौन दिया, बेसिकली ये बेसिकली दिया आपका किन्स ने, ठीक है। इन्होंने बोला कि जो नेशनल इनकम क्या होगा, बेसिकली कंजप्शन, जितना कंजप्शन करेंगे प्लस का इन्वेस्टमेंट, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नेशनल इनकम, ठीक है। अलग अलग इकोनॉमिक्स ने अलग अलग अपना अपना बेसिकली डेफिनेशन दिया था, तो उनमें से ये डेफिनेशन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन मतलब ये फॉर्मूला बेसिकली बोलेगा ये किसने दिया था, और ये पूछता है बिहार बोर्ड हर बार कि Y क्या डिनोट करता है, C क्या डिनोट करता है, एंड I क्या डिनोट करता है, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है, ओके। अब आते हैं यहाँ से सब्जेक्टिव, इतने सारे पॉइंट्स आपको थोड़ा बहुत ऑब्जेक्टिव में मिलेगा। ये तो ऑलरेडी 2 नंबर का सब्जेक्टिव पिछले सेशन में, पिछले क्लास में बता चुके थे चैप्टर नंबर 1 में। यहाँ से आपके आते हैं 2 नंबर के सब्जेक्टिव्स, कुछ कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम, ठीक है। अच्छा, 3 टर्म है, तीनों इंपॉर्टेंट है विथ फॉर्मूला। सबसे पहले GDP, बहुत सुने होंगे, GDP गिर गया, GDP बढ़ गया, है ना, ये थोड़ा बहुत कम सुनोगे। GNP, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, एंड एक आपका आता है थर्ड वाला NNP, जिसको हम लोग बोलते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। अच्छा, लेकिन बिहार बोर्ड में सबसे ज़्यादा बार पूछा गया ये GDP, डेफिनेशन 2 नंबर में कि व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय GDP, है ना, ओके। अच्छा, GDP इज द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री इन अ 1 ईयर। बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है। GDP का फुल फॉर्म भी पूछता है बिहार बोर्ड, ठीक है, हल्के में मतलब ना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, बहुत सारा और भी चीज़ें दे देगा, तो GDP का फुल फॉर्म देख लेना। GDP का मतलब क्या होता है, टोटल वैल्यूज, किसका, जितने भी सामान, जितने भी सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं विद इन ए कंट्री, याद रखना, विद इन ए कंट्री, एक साल में जितना सामान प्रोड्यूस हुआ, सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसके टोटल वैल्यूज को हम लोग क्या बोलेंगे, GDP, ठीक है, ओके ओके। इट ओनली इंक्लूड थिंग्स प्रोड्यूस इनसाइड द कंट्री, ठीक है, ओके, याद रखना, बाय वेदर आर लोकल्स या फिर फॉरेनर। यहाँ चीज़ें समझो, मान लो ये इंडिया है, ठीक है, ये इंडिया है, मतलब समझ जाओ, ठीक,
ये बाहर का चीज़ है। लेकिन इंडिया के अंदर जितने भी चीज़ है विद इन ए कंट्री, किसी भी कंट्री की बात करें, ठीक है, प्रोड्यूस होगा, कोई भी सर्विसेज, कोई भी गुड्स, उसको हम लोग कंसीडर करेंगे, मतलब इंक्लूड करेंगे टोटल वैल्यूज़ को, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जीडीपी। अगर कोई फॉरेन कंट्री है, ठीक है, कोई बहुत सारी फॉरेन कंट्री है इंडिया में, है ना, वो अगर कार बनाता है, ठीक है, उसके जो वैल्यूज़ होंगे वो भी इसमें इंक्लूडेड होंगे। मतलब सिंपल सा समझो कि अगर तुम इंडिया के अंदर बनाए, चाहे बाहर ही बनाओ, खुद बनाओ, कहीं बनाओ, तो तुम्हारा बेसिकली जीडीपी में आएगा वो चीज़ है, ठीक है। सिंपल से इंक्लूड करेंगे किसमें, जीडीपी में, यानी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री इन ए ईयर, ठीक है। अगर कोई बाहर का कंपनी भी एक साल में इंडिया में आकर के बनाता है तो उसको हम लोग उन सारे वैल्यूज़ को हम लोग टोटल वैल्यूज़ को इंक्लूड करेंगे जीडीपी में। पहला चीज़ समझ में आ गया। अब आ जाए दूसरा है हमारा क्या, जीएनपी, यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जीडीपी में सब कुछ प्लस का अगर कोई अंदर कुछ काम कर रहा है तो वो भी इंक्लूडेड होगा। आ जाओ यहाँ पे देखो, जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, थोड़ा सा ध्यान देना, इज द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय सिटीजन रेसिडेंट ऑफ कंट्री इंक्लूडिंग इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अभी क्लियर हो जाएगा क्या करना चाह रहा है। अगर कोई इंडियन सिटीजन ने इंडिया और फॉरेन कंट्रीज में दोनों जगह जो प्रोड्यूस किया है, कोई भी सामान वगैरह कुछ भी चीज़ें प्रोड्यूस किया है, उसकी जो टोटल वैल्यू है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीएनपी, मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। इसके मतलब कि ऐसा याद रखो, याद रखने के लिए कि अगर इंडियन सिटीजन है तो अपना जीएनपी, ठीक है, मतलब कि इंडिया का आदमी है, यहाँ भी सामान प्रोड्यूस कर रहा है, वहाँ भी सामान प्रोड्यूस कर रहा है, तो है तो इंडिया का, है ना, तो उसका जो टोटल वैल्यूज़ है उसको हम लोग सम करेंगे किसमें, जीएनपी में। इसका फॉर्मूला है, याद रखना, बिहार बोर्ड पूछ लेता है डायरेक्ट, ये फॉर्मूला दे देता है कि जीएनपी का फॉर्मूला कौन सा है, मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का फॉर्मूला कौन सा। ऑप्शन में बहुत सारी चीज़ें रहेंगे, जैसे ये एक आएगा एंड ये एक आएगा, फिर एक प्लस का, एक माइनस का, एक मल्टीप्लाई का। कन्फ्यूज़ मत हो जाना, सिंपल से याद रखना, जीडीपी मतलब इंडिया में तो दे ही रहा है, प्लस का जो वहाँ से उनका अब्रॉड से जो इनकम आ रहा है उनको बेसिकली ऐड कर देंगे, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है, ओके। थर्ड आता हमारा एनएनपी, छोटे छोटे डेफिनेशन है और ये फॉर्मूलाज बस याद रखना, ध्यान में रखना। एनएनपी बोले तो नेट नेशनल प्रोडक्ट। कभी कभी ये पूछेगा एनएनपी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो नेट नेशनल प्रोडक्ट। आ जाओ यहाँ पे क्या होता है, क्या कहता है ये एनएनपी। एनएनपी इज द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स, जितने भी फाइनल गुड्स हैं, सर्विसेज प्रोड्यूस बाय अ सिटीजन ऑफ अ कंट्री, ये इंपॉर्टेंट है क्या, प्रोड्यूस बाय अ सिटीजन ऑफ अ कंट्री इन 1 ईयर आफ्टर डिडक्टिंग डेप्रिशिएशन। मतलब कि जितने भी फाइनल गुड्स हैं, सर्विसेज है बाय सिटीजन कोई भी कंट्री का, ठीक है, एक साल में कमाएगा आफ्टर डिडक्टिंग आपका डेप्रिशिएशन, जितना उसका खर्चा मशीन वगैरह में खर्चा लगाओ उसको हटा करके। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा समझो कि 10 लाख का तुम्हारा बेसिकली फैक्ट्री अर्न करता है, लेकिन उसमें से 2 लाख जो है मशीन वगैरह रिपेयर वगैरह में लग जाता है, खर्चा हो जाता है, ठीक है, तो उसका रियल इनकम जो बचा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एनएनपी, मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है, ओके। और अच्छे तरीके से समझो, मान लो कोई एक देश के लोग हैं, ठीक है, एक साल में बहुत सारी चीज़ें बनाती हैं, जैसे कार हो गया, मोबाइल हो गया, कपड़े हो गया, बहुत सारे सर्विस, तो उन सबका टोटल वैल्यू जो होगा वो तो तुम्हारा इसमें आ जाएगा, किस में आ जाएगा, तुम्हारा जीएनपी में आ जाएगा, ठीक है, और जितने भी सारी चीज़ें, ठीक, ओके। लेकिन उन चीज़ों को बनाने में बहुत सारे मशीन्स वगैरह यूज़ होता है ना, फिर मशीन पुराना हो जाता है, ठीक है, उसका वैल्यू कम हो जाता है, ठीक है, तो उसमें से क्या किया जाता है, उस कमी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेप्रिशिएशन कहते हैं, ठीक। और जब तुम उस टोटल में से यानी जीएनपी में से उस मशीन के कॉस्ट वगैरह को बाहर निकाल दोगे तो एक नेट चीज़ मिलेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट यानी एनएनपी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे विद एग्जांपल भी लिख दिया ताकि तुमको थोड़ा सा दिमाग कम चलाना पड़े, ठीक है। और ये डेफिनेशन थोड़ा सा ऐड कर लेना, इसमें डेफिनेशन मिस आउट था, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना, अदरवाइज उसमें ऐड हो जाएगा। अब आ जाओ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑब्जेक्टिव के तौर पे, नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री, ठीक है, ओके। यहाँ से क्वेश्चन आता है, बहुत ऑब्जेक्टिव के पॉइंट्स आते हैं, फटाफट से इसको देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि फर्स्ट टाइम नेशनल इनकम इंडिया का, ध्यान से सुनो बस, कि फर्स्ट टाइम इंडिया का नेशनल इनकम कब एस्टिमेट किया गया था, तो याद रखना 1868, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। किसने किया था, दादा भाई नौरोजी, जिनको ओल्ड मैन ऑफ इंडिया या ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। आगे पढ़ोगे बहुत सारी चीज़ें, बट अभी बता दिए तुमको, याद रखना कि ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि फर्स्ट टाइम नेशनल इनकम कब एस्टिमेट किया गया था, तो ये डेट इंपॉर्टेंट है, याद रखना 1868, ओके।
1868 दादा भाई नौरोजी। ठीक, इस बात को याद रखना ऑब्जेक्टिव के पॉइंट में। इन्होंने एक बुक लिखा था पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। बिहार बोर्ड में हर चौथे बार में ये क्वेश्चन रिपीट करता है, सेकंड बार में रिपीट करेगा। अगर फर्स्ट शिफ्ट में नहीं आया, सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन ज़रूर आएगा कि पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखा। ठीक है, ओके, याद रखना किसने लिखा, दादा भाई नौरोजी। और फर्स्ट टाइम कब एस्टिमेट हुआ था, 1868। और जब ये चीज़ें लिख रहे थे उन्होंने अपने बुक में लिखा था कि पर कैपिटा इनकम इंडिया का बेसिकली कितना था, सिर्फ एनुअल इनकम की बात करें आपका 20 रुपीज़ था। ये तीन चार, एक ऑब्जेक्टिव ये इंपॉर्टेंट है, डेट इंपॉर्टेंट है, इनका नाम और कौन सा बुक का नाम, एंड कितना पर एनुअल इनकम था, ये आपका 4 ऑब्जेक्टिव पॉइंट है। डायरेक्ट आपके एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको बस याद रखिएगा। यहाँ ऑलरेडी देखो 1868, ठीक है, डेट ठीक है, ओके। हाँ, दादा भाई नौरोजी ने एस्टिमेट किया था फर्स्ट टाइम, इस बात को याद रखिएगा। उन्होंने, आपका बुक का पॉइंट है पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, उन्होंने बुक लिखा था। ठीक है, तभी पर कैपिटा इनकम कितना था, 20 रुपीज़, बस इतना चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, ओके। यहाँ पे कुछ तुम्हें बोल्ड अक्षर में दिख रहा है, बस उसको तुमको कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। सबसे पहले कि नेशनल इनकम स्टैटिस्टिक्स किसने सजेस्ट किया था। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार बोर्ड आपसे पूछेगा कि नेशनल इनकम स्टैटिस्टिक्स सजेस्टेड बाय फेमस इकोनॉमिक्स डॉक्टर VKRV राव। बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार, ये जो छोटे छोटे बोल्ड लिखे ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ देगा इसे करके। अगर उल्टा पूछना चाहे तो डॉक्टर VKRV राव क्या किए थे, इन्होंने क्या किया था, नेशनल इनकम स्टैटिस्टिक्स को सजेस्ट किया था। ठीक है, ओके। देन एक ये बात याद रखना, यहाँ पे इनका नाम याद रखना, प्रोफेसर PC महालनोबिस, ये नाम याद रखना। इन्होंने बेसिकली ये क्या थे, इंडिपेंडेंट के बाद एक कमेटी बनाया गया था नेशनल इनकम को कैलकुलेट वगैरह करने के लिए। ठीक है, किसके चेयरमैनशिप में, आपको यहाँ पे देखो, टू एस्टिमेट नेशनल इनकम ऑफ इंडिया। तो कौन चेयरमैन थे, बेसिकली इनका नाम याद रखना, प्रोफेसर PC महालनोबिस। इतना बस पूछता है कि ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से बस रहता है कि चेयरमैन कौन थे या फिर किसके अंडर में काम किया गया था। ठीक है, तो PC महालनोबिस, ये एक नाम, ये 2 नाम, और नौरोजी का नाम आपको नेशनल इनकम से रिलेटेड बस याद रखना, इनके नाम पूछे जाते हैं। एक डेट याद रखना कि सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन 1954, 10 बार में से 8 बार यही पूछेगा कि व्हेन वाज फॉर्म सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, 1954 याद रख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके। ये क्या करता है, बेसिकली ये जो है तुम्हारा नेशनल इनकम को एस्टिमेट करने का काम करता है। बहुत इंपॉर्टेंट, अभी पूछ देगा तुमको ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में, इनमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन जो है तुम्हारा नेशनल इनकम एस्टिमेट करने का काम करता है। तो ऑप्शन में रहेगा तुम्हारा क्या, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, यानी CSO, शॉर्टकट में बोल दे तो CSO। ऐसे भी पूछ देगा कि CSO कब फॉर्म हुआ, तो 1954। ठीक है, ओके। ये कमेटी के चेयरमैनशिप कौन थे, तो PC महालनोबिस। ठीक है, ओके। इकोनॉमिक, ये नेशनल इनकम जो है स्टैटिस्टिक्स किसने सजेस्ट किया था, इकोनॉमिस्ट, जिनका नाम क्या, डॉक्टर VKRV। ठीक है, बाकी इनका बुक का नाम, बस छोटे छोटे, ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट है, यहीं से क्वेश्चन बनेगा, ये यहीं से बनेगा, फिर बता रहे तुमको। आ जाओ, यहाँ पे इन्होंने बेसिकली अलग अलग डाटा इस्तेमाल किया। अगर कोई चीज़ नापना है तो सब डाटा, एग्रीकल्चर, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, सभी सर्विस का डाटा इस्तेमाल करके इकॉनमी निकाला गया था। ठीक है, ओके। आ जाओ, यहाँ से पर कैपिटा इनकम, ये भी छोटा सा डेफिनेशन ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में लोग पढ़े थे। यहाँ चल, पर कैपिटा इनकम क्या होता है, पर कैपिटा इनकम मतलब टोटल नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पर कैपिटा इनकम। डेफिनेशन है 2 नंबर का। ठीक है, आ जाओ, यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, किस तरीके से मेजर कर सकते हो नेशनल इनकम, कितने मेथड होते हैं, बेसिकली 3 मेथड होते हैं। पहले याद रखना, ऑब्जेक्टिव के लिए पूछेगा कि मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम के कितने मेथड होते हैं, 3 मेथड हो सकते हैं। तो मैं 2 नंबर पूछ ले कि उन मेथड्स का नाम बताओ। सबसे पहले इनकम मेथड, दूसरा क्या है, एक्सपेंडिचर मेथड, तीसरा प्रोडक्शन वैल्यू, मतलब वैल्यू एडेड मेथड। 3 मेथड है। फटाफट से इसमें क्या होगा, इनकम मेथड में, in this method add up all the income earned by individual and businesses in the country। ठीक है, ओके, चाहे वो वेजेस, सैलरी, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, सब चीज़ को ऐड करके, ठीक है, हम लोग बेसिकली इस मेथड से नेशनल इनकम निकाल सकते हैं। कौन सा, इनकम मेथड से। सब जितने भी लोग हैं सबका इनकम जोड़ लो, ये तुम्हारा नेशनल इनकम निकालने का काम हो जाएगा। ठीक है, ओके। दूसरा एक्सपेंडिचर मेथड, मतलब जितने, इसमें क्या कर रहे हो कि जितने तुम पैसा खर्च कर रहे हो सर्विसेज में, गुड्स वगैरह में, जितने भी खर्च कर रहे हो सबको जोड़ दो। ठीक है, तो उससे क्या निकल जाएगा, तुम्हारा नेशनल इनकम निकल जाएगा।
ठीक है, ओके। देन थर्ड यानी प्रोडक्शन मेथड। दिस मेथड कैलकुलेट वैल्यू एडेड ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन इन वेरियस सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, जिसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी जितने भी स्टेजेस है, जितना प्रोडक्शन हो रहा है उनके कॉस्ट को टोटल बेसिकली वैल्यू ऐड कर दो हर स्टेज का, तुम्हारा निकल में आ जाएगा कि हाँ कितना नेशनल इनकम है। ठीक है, बेसिकली ये 3 मैथड्स हैं। ठीक, पूछेगा आपसे मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम के कितने मेथड होते हैं कैलकुलेट करने का? 3। इनकम मेथड, सिंपल से इनकम सबका जोड़ देना है। एक्सपेंडिचर मेथड, जितना तुम लोग खर्चा कर रहे हो, जितना सभी लोग खर्चा करें, खर्चा करेंगे तो पता चल जाएगा कि हाँ कितना खर्चा हो रहा है, टोटल खर्चा को जोड़ करके निकाल दिया आपका क्या नेशनल इनकम। ठीक, ओके, ये सब मेजर है। प्रोडक्शन, जितना प्रोडक्शन हो रहा है, जहाँ सामान वगैरह बन रहा है, चाहे वो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, तीनों सेक्टर को मिला करके हर एक स्टेज का कैलकुलेट करके हम लोग क्या निकाल सकते हैं? आपका बेसिकली नेशनल इनकम। ठीक है, ओके। अब ये आता है आपका दूसरा 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। देखो इतने आपने पढ़ा, लेकिन इसमें डिफिकल्टीज तो होगा ना, कि ऐसे सबका जोड़ के बता दोगे, है ना? तो क्या इसमें डिफिकल्टीज है? यहाँ पे देखो, डिफिकल्टीज इन द मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। देखो पहला डिफिकल्टीज है कलेक्शन ऑफ डाटा। ठीक है, डाटा का ही कलेक्ट करना बड़ा मुश्किल है ना? पॉसिबिलिटीज़ ऑफ डबल काउंटिंग हो सका होता है ना, कभी अगर तुम बच्चा गिनने बैठे हो तो कभी को लगता है अच्छा इसको लग रहा है 2 बार गिन ले, तो वो पॉसिबिलिटीज़ है कि डबल काउंट कर लो, है ना? ओके, कभी कभी मेजरिंग वैल्यूज़ में भी प्रॉब्लम आता है। तो डिफ़िकल्टीज़ ये 2 नंबर शॉर्ट में पूछता है कि आप बेसिकली कुछ डिफ़िकल्टीज़ बताइए नेशनल इनकम को मेज़र करने के लिए। आपने पहले मेथड बता दिया, आप किस किस मेथड से नेशनल इनकम को मेज़र कर सकते हैं? 3 मेथड, इनकम, एक्सपेंडिचर एंड प्रोडक्शन। ठीक है, ओके। अब बताइए क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, डिफ़िकल्टीज़ हैं। तो डाटा कलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत मुश्किल काम है, इतना बड़ा देश है, कैसे डाटा कलेक्ट करोगे, है ना? ओके, ये सारी चीज़ें। अब आते हैं कुछ चीज़ें, कंट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सीधे 4 या 5 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन ले लो, आपसे पूछ देगा कि क्या कंट्रीब्यूशन है नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम का, दोनों का एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। ठीक है, दोनों का क्या रोल है, इसके बारे में पढ़ना है, फिर हम लोग का चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ये लास्ट टॉपिक है आपके किताब का, बहुत छोटा छोटा, फिर से एक बार रिमाइंड करा देंगे क्या इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में ज़्यादा। सबसे पहले नेशनल इनकम एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट से क्या, नेशनल इनकम क्या कंट्रीब्यूट करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में? देखो, नेशनल इनकम एक टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स सर्विसेज जो प्रोड्यूस करता है कोई भी कंट्री में। ठीक है, ये बेसिकली तुम्हारा नेशनल इनकम बढ़ेगा एंड पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, तो ओवरऑल तुम्हारा क्या होगा? इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ेगा। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ इंप्रूव होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा अच्छा, है ना? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सबका अच्छा होगा, इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर ग्रोथ और ग्लोबल स्टैंडिंग होगा। ठीक है, ओके। पर कैपिटा इनकम की बात करें तो पर कैपिटा इनकम बेसिकली क्या होता है? एवरेज इनकम होता है ना? इससे कंट्रीब्यूशन किस तरीके से करेगा? इनइक्वालिटी को रिड्यूस करेगा, तुम्हारा सेविंग इन्वेस्टमेंट को इनकरेज करेगा। ठीक है, और ये एसेस करेगा डेवलपमेंट लेवल को। ठीक है, ओके। तो ये आपका बेसिकली 5 नंबर पूछ सकता है कि क्या कंट्रीब्यूशन, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम, किसमें? इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। ये क्वेश्चन PYQ से मैंने ले लिया। ठीक है, रीसेंट में पूछा गया था, पॉवर्टी गिव्स पॉवर्टी, इसका मतलब क्या है और इस स्टेटमेंट का क्या इंपॉर्टेंस है, ये पूछा था। तो ऑलरेडी तुम्हें समझ में आ गया कि बेसिकली ये किसने दिया था? रेगनारस। ऑलरेडी समझ में आ रहा है किसके अंडर? विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी के अंदर। ठीक है, इसमें ये बताना चाह रहा है, इस स्टेटमेंट का ये मतलब होता है कि व्हेन अ पर्सन पुअर, जब कोई पर्सन गरीब होता है तो वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे लो एजुकेशन, ठीक है, लैक ऑफ एजुकेशन, लो इनकम, तो ये जो है प्रॉब्लम्स उनके फैमिली तक पहुंचता है। ठीक है, ये एक रीज़न हो जाता है पुअर होने का, फिर ये उन पे चिल्ड्रन पे पड़ता है। ठीक है, फिर वो गरीब हो रह जाते हैं, ना एजुकेशन मिल पाता है, ना बेटर फैसिलिटीज़ मिल पाता है, फिर ये चीज़ें कंटिन्यूस चलते रहता है ना? ओके, तो इसीलिए उन्होंने क्या बोला कि पॉवर्टी गिव्स पॉवर्टी, गरीब गरीबी को जन्म देता है। ठीक है, ओके। क्या इंपॉर्टेंट है? ठीक है, ओके। और इसका इंपॉर्टेंस ये है कि ये इंपॉर्टेंट इसलिए है ताकि हम लोग ब्रेक कर सके इस सर्कल को। ठीक है, कैसे करके? अच्छा एजुकेशन दे करके, लोगों को जॉब्स दे करके, पुअर को सपोर्ट करके, ताकि तुम लोग क्या कर सके, हम लोग रिड्यूस कर सके पुअर्टी, जिससे हमारा क्या हो, कंट्री ग्रो हो, उसमें हेल्प हो। ठीक है, ये बेसिकली ये स्टेटमेंट का मतलब था और ये 5 नंबर के लिए आपके काफ़ी रहेगी। ठीक है, ये PYQ रिसेंट में आया हुआ था तो उसको मैंने ऐड कर दिया। तो बस इतने सारी चीज़ थे, ऑलरेडी मैंने बताया था कि आधा घंटा का ये सेशन होगा, इसमें हो जाएगा। इसमें तुम्हें बस क्या चीज़ें ध्यान रखना है, फिर से बता रहे हैं। सबसे पहले तुम एक बार इनकम का डेफिनेशन देख लो। ठीक है,
उसके बाद ये जो छोटे छोटे इन्होंने मार्शल ने पेगो ने क्या कहा, नेशनल इनकम पर कैपिटल इनकम ऑलरेडी 2 बार पढ़िए रहो, इसको याद रख लेना। इनका ये फॉर्मूला ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाद बाकी जीडीपी, जीएनपीएन, एनएनपी तीनों का फॉर्मूला विद ये इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूलाज को अच्छे तरीके से देख लेना। यहाँ से ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भर के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। ओके, ये सब ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। ओके, यहाँ से आपका सब्जेक्टिव में अभी तक आया नहीं, लेकिन फिर भी इसको देख लेना कितने मेथड्स तो ऑब्जेक्टिव में आ चुका है, ठीक है। 3 मेथड होते हैं, ठीक है। डिफिकल्टीज वाला ये 2 नंबर में आएगा, इसको अच्छे से देख लीजिए। और क्या कॉन्ट्रीब्यूशन, बस इतना ही करके जाना है आपका। इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अभी एग्ज़ाम आने दो, तुम्हें लग रहा होगा कि हाँ क्या इतना छोटा सा हो जाएगा, हो जाएगा। तुम अब आपके एग्ज़ाम होंगे रिसेंट में, देख लीजिएगा, आराम से आपसे बन जाएगा, ठीक है। हमने 2 चैप्टर भी कंप्लीट कर लिए, इसी तरीके चैप्टर नंबर 3 करेंगे। आसान में जितना काफ़ी रहेगा एग्जाम के लिए उतना हर एक पॉइंट, हर एक चीज़ कवर हो जा रहा है इसी में, तो कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। बड़े बड़े लेक्चर्स लेने से कोई फ़ायदा नहीं है, आराम से हो जाएगा इसी से। सारी चीज़ों को कीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, जिसको बैच जोड़ना है बैच में फटाफट ज्वाइन हो जाइए। वो सारी चीज़ें, अभी बहुत सारी चीज़ें आना बाकी है बैच में, वो सारी चीज़ें इसी में इंक्लूडेड रहेगा, फटाफट ज्वाइन कर लो। 399 में आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।